देखिए, आज दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसका 197 सेक्शन है, उससे देखेंगे। तो 197 सेक्शन में न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन से संबंधित है। वैसे कोई खास नहीं, केवल सेक्शन इम्पोर्टेंट है ना, और बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है, लेकिन इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नया जुड़ गया है लोकपाल वाला। ये कह रहा है कि कौन से व्यक्ति हैं ये या तो न्यायाधीश थे या फिर कोई अन्य लोक सेवक हो सकते हैं, या तो ये वर्तमान में है या रह चुके हैं पहले और इन्होंने कोई अपराध किया है। कब किया है? जब ये अपने पद पर थे उस समय। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में, अभियोजन के बारे में कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का अभियोजन फिर कैसे किया जाएगा। पहला इसमें कंडीशन कहता है लोकपाल अधिनियम के अधीन रहते हुए, पहला कहता है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है, अभिकथित है, अपराध किए जाने के समय नियोजित था केंद्र सरकार की। तो ये कह रहा है कि संघ के मामले में बस इतना याद रखिए, अगर संघ का मामला है, कोई ऐसा अधिकारी है जो संघ सरकार के अधीन आता है, या कह लीजिए केंद्र सरकार के अधीन आता है, ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी है, तो उसके मामले में किसकी अनुमति से किया जाएगा उसका अभियोजन? केंद्र सरकार की। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बस केंद्र सरकार, किसकी अनुमति से किया जाएगा? केंद्र सरकार। अगर ऐसा कोई लोक सेवक है जो संघ के अधीन आता है ना, अगर वो संघ के अधीन आता है तो स्वाभाविक सी बात है किसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी? केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसे ही बी है, बी कहता है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और राज्य के मामले में ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी वगैरह है, लोक सेवक वगैरह है जो राज्य के अधीन आता है, तो फिर राज्य सरकार की मंजूरी से। किसकी मंजूरी से? राज्य सरकार। किसकी मंजूरी से किया जाएगा? राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। ठीक है, अगर वो राज्य की सेवाओं के अधीन आता है व्यक्ति, लोक सेवक, तो फिर किसकी मंजूरी से किया जाएगा उसका अभियोजन? राज्य सरकार के मंजूरी से किया जाएगा। केंद्र के अधीन आता है तो केंद्र सरकार। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, वैसे खास कोई नहीं है, परंतु जुड़ा हुआ है इसमें। परंतु जहां अभिकथित अपराध खंड काम में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा प्रबद्ध थी, वहां खंड खा के इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाला शब्द राज्य सरकार पद के स्थान पर केंद्र सरकार रख दिया गया हो। ये कह रहा है धारा 356, मतलब कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ऐसा कोई मामला है। 356 के अधीन का मामला है, राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ था राज्य में किसी में, क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति अगर शासन लगा था किसी राज्य में, और ऐसे में अगर किसी लोक सेवक ने कोई अपराध किया, उस अवधि में कोई अपराध किया है, तो वहां फिर केंद्र सरकार की अनुमति की जगह किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार। इसका मतलब ये है कि मतलब उस समय जब उसने अपराध किया था उस समय लोग ये आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भले ही वर्तमान में न लगा हो, तो उस समय जब उसने अपराध किया था राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी मान लो आज भी उसका विचारण होता है तो किसकी अनुमति लेना पड़ेगी? तो केंद्र सरकार की अनुमति लेना पड़ेगी। स्पष्टीकरण जो शंकाओं को दूर करने के लिए जोड़ा गया है कि जो महिलाओं संबंधी अपराध हैं, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि किसी ऐसे लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में यह अभिकथित किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए, 166 बी, 354, 354 ए, बी और सी और डी, धारा 370, 375, 376, 376 ए, 376 सी, डी और 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। तो ये जो नीचे स्पष्टीकरण लिखा है उनमें लिखा है कि इन मामलों में जो नीचे दे रखे हैं उन मामलों में कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, कोई मंजूरी की
आवश्यकता नहीं है। जो स्पष्टीकरण में जो मामले लिखे हुए हैं उन मामलों में, अधिकतर महिलाओं संबंधी जो मामले हैं इसमें, उन मामलों में कुल मिला के किसी भी प्रकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट इनमें, अगर इस तरीके के कोई मामले हैं तो डायरेक्ट इनमें क्या कर लिया जाएगा, उस व्यक्ति का संज्ञान, या कह लीजिए लोक सेवक या न्यायाधीश है तो उनका संज्ञान ले लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्य था, केंद्र सरकार की मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये संघ के सशस्त्र बलों की बात कह रहा है। कौन से हैं? संघ के सशस्त्र बल, आर्मी वगैरह वाले हैं। कौन से हैं? आर्मी वगैरह वाले लोग हैं, उनके बारे में कह रहा है। संघ के कौन है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल यानी आर्मी के लोग हैं, कुल मिला के आर्मी वाले हैं, तो उनके बारे में कह रहा है। इसके मामले में किन की मंजूरी आवश्यक है? इनके बारे में भी केंद्र की। इनका अगर संज्ञान लेना है, उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है, संघ के कोई सशस्त्र बल वाले हैं, इन्होंने अपने पदाक्रम में जब ये नौकरी पे थे उसी समय इन्होंने कोई अपराध किया है, तो इनका अगर संज्ञान लेना है तो किसकी मंजूरी से लिया जाएगा? केंद्र सरकार की मंजूरी से लिया जाएगा। ये भी कोई खास नहीं है। देखिए तीसरा कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि उसमें उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं भी हो, सेवा कर रहे हो, उपधारा 2 के उपबंध लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उनमें आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, सॉरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे प्रवर्ग, देखिए केंद्र में भी होते हैं बल और राज्य में भी होते हैं, कोई बल के प्रवर्ग वगैरह हैं, कोई जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, कुल मिला के ऐसे सशस्त्र बल हैं, जैसे कि पुलिस आती है राज्य के अधीन आती है, और भी SAF वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या आता है? राज्य के अधीन आते हैं। तो इन मामलों में ये कह रहा है, इन मामलों में केंद्र की जगह क्या अर्थ लगाया जाएगा? राज्य सरकार, यानी केंद्र की जगह किनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी? राज्य की। ठीक है। तो ये भी कोई खास नहीं है। देखो आप सिंपल एक ही फंडा है इसमें कि अगर केंद्र के अधीन आते हैं तो केंद्र सरकार, और राज्य के अधीन आते हैं तो राज्य सरकार। स्पष्टीकरण में जरूर आपको ध्यान देना है कि जो अपराध दिए गए हैं उन अपराधों में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद 3A और है, इसमें 3A जुड़ा हुआ है। 3A कहता है उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय ऐसे बलों के किसी सदस्य द्वारा जिसके द्वारा राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह भी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या जब उसकी ऐसा कार्य करना तात्पर्य केंद्र सरकार की मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है वही वाली बात आ गई, राष्ट्रपति शासन वाली बात आ गई। तो अगर वो राज्य का कोई सशस्त्र बल है, मतलब जो सशस्त्र बल है उस समय काम कर रहे थे जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो फिर वहां पे क्या अर्थ लगाया जाएगा? वहां पे केंद्र लगा दिया जाएगा। वहां क्या अर्थ लगाया जाएगा? केंद्र। एक चीज और याद रखना, कि जो राज्य के सशस्त्र बल होते हैं वो भी, और अगर जिस सशस्त्र बल जो है राज्य में काम कर रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार कई जगह अपनी फोर्स भेजती है, अगर वो उस समय राज्य में काम कर रहे हैं तो उस समय भी राज्य की ही अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो राज्य में स्पेशली राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए भेजे गए हैं, उस समय के लिए जो भेजे जाते हैं, तो वहां भी उस समय भी वो अपराध अगर करते हैं तो वहां किसकी अनुमति चाहिए? वहां भी राज्य की यही अनुमति चाहिए। और अगर ये कह रहा है कि अगर उस समय राष्ट्रपति शासन के समय कर रहे थे, तो ये तो आप क्लियर है ही कि उस समय किसकी अनुमति चाहिए होगी? उस समय राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। इसके बाद 3 और B और जुड़ा है इसमें, 3B कहता है इस संहिता में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह घोषित किया जाता है कि 20 अगस्त 1991 को प्रारंभ होने वाली और दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1991 पर राष्ट्रपति जिस तारीख को अनुमति देते हैं उस तारीख के ठीक पूर्व तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे किसी अपराध के संबंध में जिसका उस अवधि के दौरान किया जाना अभिकथित है, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा राज्य में प्रबद्ध थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई संज्ञान अविधिमान होगा, और ऐसा विषय केंद्र सरकार
मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम होगी तथा न्यायालय उसका संज्ञान करने के लिए सक्षम होगा। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे मामले में अगर कोई राज्य सरकार अनुमति देता है तो अवैध होगा कुल मिला के। उसमें किसको अनुमति देना पड़ेगा? केंद्रीय उसमें अनुमति देगा। अगर राज्य दे भी देता है तो उस अनुमति नहीं मानी जाएगी। किसकी अनुमति आवश्यक है? उसमें राज्य की अनुमति आवश्यक है। अगर राज्य सॉरी केंद्र की अनुमति आवश्यक है और अगर केंद्र अनुमति देता है तभी उस मामले में क्या करेगा? न्यायालय उस मामले में संज्ञान करेगा। तब वही वाली स्थिति है। ये डेट भी दे रखी है 1991 के प्रारंभ होने वाली जो अवधि दे रखी है उस अवधि की भी बात कह रहा है। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है यथा स्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध जिनके या जिसके लिए ऐसे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है अभियोजन किया जाना अवधारण कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समस्त विचारण किया जाना है। अब ये कह रहा है क्या कह रहा है? यहाँ तो मंजूरी की बात होगी, यहाँ कह रहा है केंद्र और राज्य जैसी भी स्थिति हो, केंद्र और राज्य जो भी स्थिति हो, अब ये मंजूरी देंगे। साथ ही साथ ये निर्धारण भी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो भी लोक सेवक है या न्यायाधीश है उसका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी निर्धारित करेंगे कौन? केंद्र और राज्य में से जैसी भी स्थिति हो ये लोग इसका ये भी निर्धारण करेंगे कि इस व्यक्ति जो लोक सेवक है उसका विचारण वगैरह है, उसका संज्ञान वगैरह है किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसका निर्धारण भी कौन करेगा? केंद्रीय राज्य सरकार ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक जो सेक्शन है 198 विभाग के संबंध में है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इसमें भी काफी पॉइंट्स हैं। देखिए तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बस आपको सेक्शन याद रखना है। लोक सेवकों का अभियोजन या न्यायाधीशों का अभियोजन किस सेक्शन में दिया है इतना ही पूछा जाता है, तो 197 में दिया है। और ये तो आप जानते हैं कि केंद्र के मामले में बस इतना सा याद रखेंगे कि केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार अनुमति देती है और राज्य का मामला है तो राज्य सरकार अनुमति देती है। बस इसमें दो ही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सेक्शन याद रखना है। ऐसे ही 198 जो है विवाह संबंधी अपराध, सेक्शन 198 जो है कैसे अपराध है? विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन याद रखना है। ये भी सेक्शन पूछा जाता है। ये कैसा है? विवाह के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके मामले में अभियोजन, विवाह के विरुद्ध। तो कौन से अपराध है? विवाह के विरुद्ध अपराध है, इनका अभियोजन की बात कह रहा है, इनका अभियोजन। तो विवाह के विरुद्ध जो अपराध है उनके अभियोजन की बात कहता है 198। ये भी सेक्शन याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है सेक्शन। पहला क्लॉज कहता है इसमें कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अध्याय 20 काय का अध्याय 20? आईपीसी का अध्याय 20। आईपीसी के अध्याय 20 में क्या है? विवाह संबंधी अपराधों के बारे में कहा गया है, बताया गया है कि कौन से अपराध विवाह संबंधी अपराध होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि कब करेगा न्यायालय किसी उस अध्याय 20 के अधीन अपराधों का विचारण कब करेगा? व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर। किसके द्वारा? व्यथित व्यक्ति, ये याद रखना है। पहला तो आपको व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर। तो ये क्वेश्चन बनता है, पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो विवाह संबंधी अपराध हैं उनका विचारण कैसे किया जाता है? परिवाद पर। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है? परिवाद पर। कौन परिवाद करता है? जो व्यथित है, जो पीड़ित है वही करेगा ना। अगर हमें कोई आपत्ति है, हमें कोई दिक्कत है तो हम ही करेंगे, दूसरा तो करेगा नहीं। तो जो व्यथित व्यक्ति है वही करता है, लेकिन कंडीशन लगी है, परंतु कंडीशन लगी है। तो सबसे पहला तो नियम यही है कि व्यथित व्यक्ति करता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, कुछ वजह होती है कि भाई सब व्यथित व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कौन कर सकता है उसकी तरफ से? ये देखिए पहला कहता है परंतु में एक, जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। ये अपवाद हो गए। ये क्या है? ये अपवाद है। सामान्य नियम क्या कहता है कि व्यथित व्यक्ति करेगा परिवाद। ये अपवाद है। कैसा व्यक्ति है? एक तो 18 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, 18 वर्ष से कम है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम आयु का है, अथवा पागल है या जड़ है, पागल है
या जड़ है, मतलब जड़ का मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं करती ठीक से। पागल का तो मतलब जानते ही हैं आप, है ना। पागल है या जड़ है या कोई स्त्री है। स्त्री कौन सी स्त्री? हर स्त्री नहीं, हर स्त्री नहीं आएगी, केवल वो स्त्री जो रूढ़ियों के कारण सबके सामने नहीं आती। रूढ़िगत स्त्री कह लीजिए, रूढ़ियों को मानने वाली स्त्री कह लीजिए। एक मिनट, रूढ़ियों को मानने वाली स्त्री कह लीजिए आप, रूढ़ियों को, जो रूढ़ियों को मानती है ऐसी स्त्री है ना, जो रूढ़ी वाली स्त्री है कुल मिला के, जो रूढ़ियों को मानती मतलब पर्दा प्रथा वाली स्त्री, वो किसी के सामने नहीं आती, ऐसी स्त्री। तो ऐसे मामले में कौन कर सकता है परिवाद? इसमें लिखा है न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से, ये भी याद रखना है, अनुमति, न्यायालय अनुमति देगा तभी, न्यायालय की अनुमति से कोई व्यक्ति परिवाद, न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता, कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? अन्य व्यक्ति, उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? परिवाद कर सकता है। तो एक चीज तो याद रखना है कि इसमें मामले परिवाद पर ही होते हैं। ये अपवाद हो गया, ये जो परंतु है इसका पहला अपवाद हो गया कि 18 वर्ष से कम है, पागल है, जड़ है और ऐसी स्त्री है जो रूढ़ियों की वजह से सबके सामने नहीं आती। तो उन मामलों में अगर न्यायालय अनुमति देता है, आप न्यायालय से अनुमति मांगते हैं और न्यायालय अगर अनुमति दे देता है तो कोई अन्य व्यक्ति भी उनकी तरफ से परिवाद कर सकता है। कम अपवादित, इन अपवादों में, ठीक है। सामान्यतः कौन करता है? व्यथित व्यक्ति स्वयं ही करता है। क्या करता है? परिवाद करता है। बी देखिए अब इसका, बी क्या कहता है? बी कहता है जहां ऐसा व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से परिस्थितियों में सेवा कर रहा है, जिनके बारे में उसके कमान ऑफिसरों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती। वहां उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। उपधारा 4 नीचे पड़ेगी। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भाई सेना का कोई कौन है? सैनिक वगैरह है, सेना में नौकरी करता पति है, सेना में नौकरी करता है, आर्मी में भर्ती है और उसका कमांड ऑफिसर कह देता है कि भाई इनको छुट्टी नहीं दी जा सकती परिवाद करने के लिए, या मामले इनके पास समझ जाता है, ये कहते हैं न्यायालय कि इनको कुल मिला के कोई ऐसी परिस्थिति है कि इनकी छुट्टी सेशन नहीं हो पा रही, छुट्टी पास नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मामलों में संघ का कौन है? सेना का कोई सदस्य, यानी संघ की सेना का कोई सदस्य, आर्मी में का कोई व्यक्ति है और उसकी छुट्टी जो है इशू नहीं हो रही है, तो ऐसे मामले में कौन कर सकता है? उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है? परिवाद कर सकता है। अन्य नीचे चौथे में लिखा है, जो परिवाद कौन कर सकता है? उसकी ओर से अन्य व्यक्ति परिवाद करता है। कब? जब उसका कमांडिंग ऑफिसर ये लिख देता है कि भाई साहब इनको छुट्टी नहीं मिल सकती, परिवाद करने के लिए इनकी छुट्टी नहीं मिल पा रही है या इनको छुट्टी नहीं दी जा सकती, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि इनकी छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो अगर वो ऐसा लिख देता है तो इनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी क्या करते हैं? अपवाद वाली परिस्थितियां हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये खुद करेंगे, लेकिन अब छुट्टी नहीं मिल रही, सेना के हैं भैया, इन पे जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, तो कैसे आ जाएंगे छोड़ के? इसीलिए कह रहे हैं। तो इनकी तरफ से भी फिर कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? परिवाद कर सकता है, उपधारा 4 के अनुसार। उपधारा 4 में बताया कि भाई इनकी तरफ से कौन करेगा, है ना। उपधारा 4 पढ़ेंगे तो उपधारा 4 में जो वर्णित व्यक्ति हैं उनकी तरफ, उनके द्वारा इनकी तरफ से क्या किया जा सकता है? परिवाद दाखिल किया जा सकता है। अब सी देखिए क्या कहता है। सी कहता है जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है परिवाद किया जा सकता है। ये कह रहा है कौन से अपराध है? ये कह रहा है आईपीसी की 494 और 495 वाले अपराध है। कौन से? 494 और 495 वाला कोई अपराध है। इन मामलों में कौन कर सकता है? अगर वो महिला है, इन मामलों में अगर कोई महिला है, महिला संबंधी अपराध, अगर कोई महिला है इन मामलों में, पीड़ित कौन है? महिला है। तो इस मामलों में ये कह रहा है कि उनकी तरफ से कौन कर सकता है? उनकी तरफ से उनके पिता कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पिता कर सकते हैं, माता कर सकती है, उनकी माँ, माता यानी माँ उनकी कर सकती है, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है। कौन कर सकता है? भाई भी कर सकता है, बहन भी कर सकती है, पुत्र भी कर सकता है, पुत्री भी कर सकती है ना। कौन कर सकता है? पुत्र चाहे तो पुत्र भी कर सकता है, पुत्री भी कर सकती है ना। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? इनकी तरफ से
परिवाद दाखिल कर सकते हैं। पुत्र पुत्री या उसके पिता या माता के भाई बहन, यानी कि मामा मामी, पिता लिखा है उसके पिता या माता के भाई या बहन, इनके माता पिता के कौन, भाई बहन, माता पिता के भाई बहन, माता पिता मतलब इन बच्चों के माता पिता के भाई बहन। तो कौन है इन बच्चों के माता के पिता भाई बहन? इनके मामा मामी वगैरह जो भी हो, भाई बहन, मामा मौसी जो भी, तो माता पिता के भाई बहन जो है मामा मौसी हो जाएंगे। तो जो मामा मौसी वगैरह हैं वो भी कर सकते हैं, या न्यायालय की इजाजत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या फिर न्यायालय की इजाजत से, इजाजत से कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन कैसा व्यक्ति? अन्य व्यक्ति में कोई ऐसा नहीं कि कोई पड़ोसी कर देगा। अन्य व्यक्ति का मतलब क्या है? एक मिनट, अन्य व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ? ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है। अन्य व्यक्ति में कौन सा? जो रक्त संबंध रखता हो, यानी रिश्तेदार होना चाहिए, है ना। रक्त संबंध कौन होता है? आपका रिश्तेदार होगा कोई, है ना, ब्लड रिलेशन जिससे होंगी, है ना। तो रक्त संबंध होना चाहिए, या विवाह या दत्तक, रक्त संबंध से जुड़ा हो, या विवाह, या फिर दत्तक। दत्तक मतलब आपने किसी को गोद लिया हो, इस तरीके। तो इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति है तो वो कर सकता। मतलब इसमें कौन बचा? सारे के सारे आ गए। रक्त संबंध से जो जुड़े वो भी आ गए, विवाह से जुड़े हैं वो भी आ गए, और दत्तक से जुड़े वो भी आ गए। विवाह से जुड़े हैं तो मतलब कौन हो गए? इनके जो मायके, इनके जो ससुराल पक्ष के जुड़े वो लोग भी आ जाएंगे, उसमें से कोई भी आ जाएगा। दत्तक मतलब किसी को गोद लिया तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब सारे लोग आ जाएंगे परिवार के कुल मिला के। वो लोग क्या कर सकते हैं? उस महिला की तरफ से परिवाद दाखिल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? न्यायालय की अनुमति से। ये लोग न्यायालय की अनुमति से, और बाकी ये लोग तो कर ही सकते हैं। ऊपर जो दिया है पिता माता भाई बहन पुत्र पुत्री, है ना, माता पिता के भाई बहन, ये तो कर ही सकते हैं। और इन लोगों के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। अगर न्यायालय अनुमति देता है, सामान्यतः दे ही देता है, तो न्यायालय अनुमति देता है तो ये लोग भी उस महिला की तरफ से क्या कर सकते हैं? परिवाद दाखिल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्लॉज देखिए। दूसरा क्लॉज कहता है, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उक्त संहिता की धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझा जाएगा। ये क्या कह रहा है? स्त्री से भिन्न, ये कह रहा है उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति, स्त्री के पति से भिन्न मतलब पति इसमें पीड़ित होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो लिखा है पति से भिन्न कोई व्यक्ति धारा 497 और 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझा जाएगा। 497 और 498, 497 और 498 जो आईपीसी में दिया है, इसमें व्यतीत कौन है? पति। इसमें कौन माना जाएगा? व्यतीत, पति माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें व्यतीत कौन होता है? पति होता है। तो ये कह रहा है इसमें व्यतीत वही चीज लिखी है कि इसमें व्यतीत कौन समझा जाएगा? पति समझा जाएगा। इसमें पत्नी नहीं कर सकती, स्त्री नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? पुरुष। इसमें व्यतीत कौन होता है? पुरुष ही होता है, पति होता है। तो इसमें व्यतीत कौन समझा जाएगा? पति। परंतु लिखा है, इसमें एक परंतु भी दिया है। परंतु कहता है पति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति की ओर से उसकी देखरेख कर रहा था, उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। ये कह रहा है कि परंतु भी है कि भैया ऐसा पति की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो जो जिसकी अभिरक्षा में उसकी पत्नी रह रही थी, या कह लीजिए पत्नी की देखरेख करता था, उसने उसकी निगरानी में छोड़ रखा था, है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? पति की तरफ से क्या कर सकता है? परिवाद कर सकता है, परिवाद कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति कब कर सकता है? जब पति की अनुपस्थिति में वो उसकी पत्नी की क्या करता हो? देख रेख करता हो, या कह लीजिए पत्नी उसके साथ रहती हो, पति कहीं अलग नौकरी करता हो, पत्नी कहीं और रहती हो। तो जिन लोगों के साथ भी पत्नी रहती थी या जिन लोगों की भी अभिरक्षा में रहती थी, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? उसके पति की तरफ से क्या कर सकते हैं? परिवाद दाखिल कर सकते हैं। किसकी तरफ से? पति की तरफ से। ठीक है, अब देखिए तीसरा कहता है जब उपधारा 1 के परंतु के खंड का के अधीन आने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या पागल व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने से पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना
दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। ये क्या कह रहा है, ये पागल वगैरह व्यक्ति वगैरह हो गई, ये उनके बारे में कह रहा है कि अगर कोई खंड का के अधीन आने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, कोई 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है या फिर पागल है ना, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है और पागल है, अगर इस तरीके के कोई व्यक्ति हैं तो उनकी ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जा सकता है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय इजाजत के लिए, मतलब कोई न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई संरक्षक वगैरह होगा तो इनकी तरफ से कुल मिला के कौन बात कर सकता है, संरक्षक। इनका कौन कर सकता है, संरक्षक जो घोषित किया जा है। तो न्यायालय क्या करेगा, पहले जांच करेगा, जांच करेगा, इसको बुलाएगा, इसकी परीक्षा कर, लगता है कि ये संरक्षक इनकी तरफ से प्राधिकृत संरक्षक है तो फिर ये परिवाद इनकी तरफ से कर सकता है, और नहीं होगा, अगर मालूम नहीं है तो फिर न्यायालय इनकी तरफ से, न्यायालय अपनी तरफ से फिर इनके लिए संरक्षक नियुक्त कर देता है। अगर है पहले से तो पहले उसकी परीक्षा वगैरह जांच कर लेगा, और जांच करने के बाद अगर उसे लगता है कि वैध संरक्षक है तो फिर इनकी तरफ से जो पागल है या 18 वर्ष से कम के व्यक्ति हैं उनकी तरफ से जो संरक्षक है वो परिवाद दाखिल कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, न्यायालय के द्वारा फिर इन लोगों के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चौथा कहता है, देखिए चौथा कहता है, उपधारा 1 के परंतु के खंड खा में निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप से दिया जाएगा और वह पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा। उसमें उस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है, और वह उनके कमान ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने के प्रयोजनों के लिए अनुपस्थित छुट्टी उस समय नहीं दी जाए। ये कमान ऑफिसर के बारे में कह रहा है कि जब कमान ऑफिसर जो क्या कहते हैं सेना का जो अधिकारी था, उसके सेना का जो कर्मचारी अधिकारी या सैनिक है उसके बारे में कह रहा है कि जब उससे छुट्टी नहीं मिली, तो ये कह रहा है कि परिवाद कोई अन्य व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब जो पति है उस सेना का जो अधिकारी वो भी तो पति है ना, तो जब पति है उसमें लिखित में दे देता है, क्या करता है, लिखित में जो भी व्यक्ति उसकी तरफ से परिवाद करता है उसको लिखित में इसको देना पड़ेगा। और लिखित में क्या देगा, लिखित में ये देगा कि मुझे जानकारी मिल चुकी है, मुझे सूचना मिल चुकी है, और साथ में जो कमान ऑफिसर उसका लेटर भी लगा होगा। क्या लेटर लगा होगा कि भैया इसको फलानी वजह से छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो इस प्रकार का लेटर भी उसकी जो है लिखित के साथ लगा होगा। तब जाके वो अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति, उस जो सेना का अधिकारी है जो पति है उसकी तरफ से परिवाद दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो लिखित में इनको देना पड़ेगा, और साथ में कमांडिंग ऑफिसर का लेटर लगाना पड़ेगा, और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं पूरी जानकारी, मामले की जानकारी रखता हूँ, मुझे जानकारी हो गई है, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, फलाने हमारे जो अधिकारी कमान ऑफिसर उनका ये लेटर लगा हुआ है, और अब मैं इसको प्राधिकृत करता हूँ। किस लिए प्राधिकृत करता हूँ, मेरी तरफ से परिवाद करने के लिए। ठीक है, तो उस इस तरीके से इनका परिवाद किया जा सकता है। पांचवा देखिए क्या कहता है, पांचवा कहता है किसी दस्तावेज के बारे में जिसका ऐसा प्राधिकार में होना तात्पर्य है और जिससे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है, किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र तात्पर्य है, जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह असली है और उससे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। ये दस्तावेज के बारे में कह रहा है कि कोई दस्तावेज है जिसका ऐसा प्राधिकार में होना तात्पर्य है जिससे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है। जो ऊपर वाले ही की कह रहा है, इन्होंने जो दस्तावेज लगाया है, क्या लगाया है, दस्तावेज। दस्तावेज मतलब कमांडिंग ऑफिसर का जो उन्होंने लेटर लगाया उसके बारे में कह रहा है कि भैया जब तक ये कह रहा है जब तक के दस्तावेज के बारे में जिसका उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है, तब तक ये कह रहा है कि जो प्रमाणित दस्तावेज है इन्होंने लगाया, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, ये क्या माना जाएगा कि वो असली है, उनके कमान ऑफिसर के द्वारा ही जारी किया गया है। यहाँ इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई ये फर्जी लगाया है, इनको कोई छुट्टी वुट्टी कैंसिल, छुट्टी तो इनको मिल गई, घर पे डले हैं, मुझे नकली बोले झूठा लगा दिया है, तब ऑब्जेक्शन उठाता है, तब न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। अन्यथा तो ये मान के चला जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया है, यानी जो लेटर इन्होंने लगाया है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, तो इसके बारे में कहता है। छठवा और है इसमें, देखिए छठवा और देखिए, छठवा क्या कहता है। छठवा कहता है कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करना है, उस दशा में ना करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि व्यतीत ना हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें।
ये पत्नी द्वारा बलात्कार है। क्या कह रहा है कि अगर कोई पति है, उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है, बलात्कार किया है। पत्नी द्वारा बलात्कार कैसे हो जाता है, पृथक्करण की डिग्री के अधीन अलग अलग रह रहे हैं, उसके बाद पति ने कर दिया है। तो ये कह रहा है कि कब कर सकते हैं, जब तक 1 वर्ष के भीतर परिवाद ना किया जाए। ये कंडीशन है इसमें, परिवाद, क्योंकि पति पत्नी है ना इसीलिए। तो ये परिवाद कब दाखिल किया जा सकता है, 1 वर्ष के भीतर करना पड़ेगा पत्नी को। अगर वो 1 वर्ष के बाद करती है तो फिर ये परिवाद दाखिल नहीं कर सकती। तो उसके लिए एक तरीके से ये क्या है, लिमिटेशन है। ये क्या है, 1 साल का क्या है, लिमिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि अगर पत्नी है तो इस मामले में परिवाद वो कितने वर्ष, कितने समय में कर सकती है, 1 वर्ष के भीतर। अगर कब, 18 वर्ष से कम की बात कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु की, 18 वर्ष। देखिए, तो इसमें ये कह रहा है कि परिवाद ऐसे मामलों में कब दाखिल किया जाएगा, नेटवर्क चला गया। तो परिवाद कह रहा है 18 वर्ष से अगर कम की पत्नी है तो 1 वर्ष के भीतर उसको दाखिल करना पड़ेगा। 7वां देखिए क्या कहता है, 7वां कहता है, इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को ऐसे लागू होंगे जैसे वे अपराध को लागू होते। तो ये कह रहा है अपराध के दुष्प्रेरण और प्रयत्न पर भी ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि मूल अपराध पे लागू होते हैं। मतलब अपराध के दुष्प्रेरण और प्रयत्न पे भी ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि वो मूल अपराध पे लागू होते हैं। ठीक है। इसके बाद 198 है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन अपराधों के अभियोजन से संबंधित है। इसको मिटा लें। देखिए, ये जो है 198, 198 ए, ए है इसमें। ये कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अधीन अपराधों का अभियोजन। कौन सी धारा, 498 ए, 498, 98 ए, इनका परिवाद कह रहा है, इनका अभियोजन, सॉरी, इनका क्या कह रहा है, अभियोजन। इनका अभियोजन कैसे लिया जाएगा। देखिए, ये कहता है इस 498 ए भी है उसमें, और 198 ए भी है, और फिर 198 बी भी है इसमें। देखिए, ये कहता है कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता माता, उसके पिता माता भाई बहन द्वारा, या उसके पिता अथवा माता के भाई बहन या बहन बहन द्वारा किए गए परिवाद पर, या रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सिंपल है। ये भी क्या कह रहा है कि भैया इसमें क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें बस एक ही चीज याद रखना है आपको कि तथ्यों के पर से पुलिस रिपोर्ट पर भी हो सकता है ये मामले। किस पे, पुलिस रिपोर्ट पर। पुलिस रिपोर्ट पर भी न्यायालय क्या कर सकता है, मामलों का संज्ञान कर सकता है। ये जुड़ गया है इसमें। बाकी व्यथित व्यक्ति जो है उसके परिवार पर, किसके, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति के क्या होता है, परिवार पर। तो इसके परिवार पर भी हो सकता है न्यायालय मामला का क्या कर सकता है, अभियोजन कर सकता है। इसके अलावा इनके जो सारे रिश्तेदार आ गए, माता पिता, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, माता पिता भाई बहन, ये अन्य जो रक्त संबंधी, वो न्यायालय की इजाजत से क्या कर सकते हैं, परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो ये अब बार बार लिख नहीं रहे, तो वो सारे जो रिश्तेदार हैं वो भी कर सकते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पुलिस रिपोर्ट पर भी होता है और व्यथित व्यक्ति के परिवार पर भी होता है। इसके अलावा उसके माता पिता भाई बहन और जो भी रक्त संबंधी हैं, जो भी आते हैं, वो न्यायालय की इजाजत से क्या कर सकते हैं, परिवार कर सकते हैं। न्यायालय उनका अभियोजन ले सकता है। ठीक है, कैसे करेगा, इन लोगों के परिवार पे। ठीक है। अब देखिए 198 बी, ये कहता है अपराध का संज्ञान। क्या कह रहा है, अपराध का
का संज्ञान। ये इसी की बात कह रहा है। देखिए ये क्या कहता है, कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के खंड ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध हैं उन तथ्यों का जिससे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध घटित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है, समाधान। इसमें एक कंडीशन जोड़ दी जो पति पत्नी वाले अपराध है, 376 वाला जो पति पत्नी पर जो पढ़ा है अपने, उसी का अपराध है। क्या कह रहा है, कब करेगा न्यायालय संज्ञान, कब लेगा, प्रथम दृष्टया समाधान होने पर। प्रथम दृष्टया, एक मिनट, प्रथम दृष्टया, दृष्टया क्या होने पर, समाधान होने पर। मतलब न्यायालय अपना समाधान करेगा पहले कि भाई मामला है कि नहीं, कहीं झूठी शिकायत तो नहीं, क्योंकि पति पत्नी वाली बात है, आपस में लड़ाई हो गई, बोले लिखवा दो नाम, है ना। तो अगर इस तरीके का मामला है तो सबसे पहले न्यायालय चूंकि एकदम से संज्ञान नहीं ले लेगा, इस मामले में वो देखेगा कि भाई ये पति पत्नी का मैटर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने गुस्से में आके बोले झूठी शिकायत दिखा दी हो, तो वो पहले समाधान कर लेगा कि वाकई में अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। जब समाधान उसे हो जाएगा तभी वो क्या करेगा, मामले का संज्ञान लेगा। तो ये कंडीशन लगा दी पति पत्नी वाले मामले में, ठीक है। अब देखिए 199 इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन, सेक्शन 199 ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मानहानि के लिए अभियोजन। कौन से है, मानहानि, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मानहानि काय का अभियोजन है, मानहानि से संबंधित। तो यही पूछा जाता है कि 199 जो है मानहानि से संबंधित कौन सी धारा है, 199 अभियोजन कहाँ है, मानहानि के मामले में 199 में ये पूछा जाता है, सेक्शन भी पूछा जाता है और अंदर एक दो चीजें भी इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए क्या कहता है, पहला कहता है कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये कह रहा है मानहानि वाला मामला है, तो इसमें भी कौन, व्यथित व्यक्ति, ऊपर लिखा है वही, यहाँ भी जो है कौन कर सकता है, व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही करेगा, व्यथित व्यक्ति के परिवार। तो यहाँ भी परिवाद पर होता है, परिवाद कौन करता है, जो व्यथित है। व्यथित कौन है, जिसकी मानहानि की गई है। आपकी मानहानि की गई हो तो आप करेंगे, जिसकी की जाएगी मानहानि वो करेगा, है ना। तो व्यथित कौन है, जिसकी मानहानि की गई, वही तो व्यथित होगा। जिसके बारे में कोई अपशब्द कहे गए, गलत कहा गया है, तो वही व्यथित है, वही पीड़ित है। जो पीड़ित है, जो व्यथित है, वही क्या कर सकता है, इस मामले में परिवाद कर सकता है। परंतु इसमें भी जुड़ा है 18 वर्ष वाली वही सारी चीजें इसमें जुड़ी है कि परंतु जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ है, पागल है, रोगी है या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने में असमर्थ है, या ऐसी स्त्री जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। तो व्यथित इसलिए मैंने लिखा नहीं, ये सारी वही बातें हैं कि परंतु क्या कहता है, परंतु में वही बात है कि अगर कोई 18 साल से कम का व्यक्ति है, पागल है, जड़ है, इसके अलावा कौन है, रोगी है, अंग शैथिल्य है उसका, या कोई स्त्री है जो रूढ़ियों की वजह से सामने नहीं आती, तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, परिवाद दाखिल कर सकता है। किसकी इजाजत से, न्यायालय की इजाजत। तो ये तो कॉमन है, सब में चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए क्या कहता है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर लेगा। ये दूसरा ही पॉइंट इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किनकी मानहानि है, ये कह रहा है भैया राष्ट्रपति की मानहानि करता है कोई व्यक्ति, बस इतना याद रखें। कौन की मानहानि, राष्ट्रपति की मानहानि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, राष्ट्रपति की मानहानि करता है। राष्ट्रपति की कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मानहानि कर रहा है। राज्यपाल की मानहानि कर रहा है, कोई संघ का मंत्री की मानहानि कर रहा है, संघ का मंत्री की मानहानि कर रहा है, या जो प्रशासक होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं, उनकी कोई व्यक्ति मानहानि करता है, या अन्य कोई लोक सेवक होता है जो इनके अनुसरण में काम कर रहा होता है। कब,
और किस स्थिति में उनकी मानहानि करते हैं, उनके पद अनुक्रम के ये जो काम किया है इन्होंने उसके अनुक्रम में क्या करते हैं, इनकी मानहानि कोई व्यक्ति करता है। तो ये कह रहा है ऐसे मामले में अगर क्या कर सकता है, यहाँ देखिए अपन ने पहले पढ़ा कि भैया सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया उसका एक अपवाद बता दो जहां सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामलों का संज्ञान करता हो, तो यही है 199 का 2। ये क्या है, ये है वो अपवाद जहां सेशन न्यायालय क्या करता है, मामले का डायरेक्ट संज्ञान करता है। कौन करेगा संज्ञान, सेशन न्यायालय। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है कि सेशन न्यायालय बगैर कमिट हुए मामलों का संज्ञान नहीं करता, लेकिन ये 199 2 अपवाद है इसका। यहाँ सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामले का क्या कर लेगा, संज्ञान कर लेगा। कब कर लेगा, जब राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री ये लोग होते हैं, इनके संघ और राज्य के भी आते हैं इसमें। तो संघ और राज्य के जो मंत्री वगैरह होते हैं उनकी किसी ने क्या किया, उनकी क्या किया, मानहानि की है, उनकी क्या की है, मानहानि। इन लोगों की मानहानि किसी ने अगर की है तो इस मामले में क्या किया जा सकता है, इस मामले में उनका संज्ञान सेशन न्यायालय डायरेक्ट कर सकता है। किसके परिवाद पर करेगा, लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर। कौन करता है परिवाद, याद रखें, लोक अभियोजक द्वारा। कैसा परिवाद, लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, किए गए लिखित, ये भी याद रखें, लिखित में करेगा, लिखित परिवाद पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन करता है इन मामलों में परिवाद, जब राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, तो इनके रिश्तेदार थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि लोग राष्ट्रपति है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति तो है नहीं, वो तो पूरे देश का है। तो इनके संबंध में कौन करेगा, लोक अभियोजक। इनके संबंध में कौन परिवाद करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक न्यायालय में क्या करता है, परिवाद दाखिल करता है। चूंकि मानहानि तो परिवाद ही होता है, तो परिवाद कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। और इसमें संज्ञान कौन लेगा, संज्ञान सेशन न्यायालय लेगा, डायरेक्ट लेगा, बगैर कमिट हुए लेगा। तो ये भी पूछा जाता है, कभी दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। ये तो एक तो ये भी आता है कि राष्ट्रपति वगैरह की मानहानि से संबंधित धारा 199(2) है। दूसरा ये भी आता है कि इनके मामलों में कौन जो है संज्ञान लेता, विचारण करता है, सेशन न्यायालय करता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि किसके जो है परिवाद पर करता है, लोक अभियोजक के परिवाद पर, लिखित परिवाद पर करता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया कौन सी परिस्थिति है जिनमें सेशन न्यायालय डायरेक्ट या बगैर जो है कमिट किए मामले को क्या कर लेता, ग्रहण कर लेता। तो वो भी उसका आंसर भी है 199(2), है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा वाला पॉइंट। कौन सा वाला, दूसरा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा, देखिए इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है, देखिए तीसरा कहता है, उपधारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियां वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है। ये तो आप जानते हैं कि भैया जब कोई भी अपराध बनता है तो उसमें उस अपराध की विशिष्टियों का वर्णन करना पड़ेगा, ताकि ये पता पड़ जाए कि भाई क्या इसने मानहानि करी। क्या करना पड़ेगा, विशिष्टियां जिनसे वो अपराध बनता है। विशिष्टियां का मतलब है कि भैया जो अपराध बन रहा है, तो मानहानि, जैसे कोई ने आरोप लगाया हम पे कि हमने मानहानि किसी व्यक्ति की, क्या किया, हमने मानहानि की। तो हम उससे ये नहीं जानना चाहेंगे कि भैया ये बताओ हमने मानहानि कैसे कर दी तुम्हारी। तो फिर वो बताएगा कि फलानी जगह तुमने ये लिखा था या तुमने ये कहा हमारी वजह से, तो हमारी मानहानि हो गई। तो उस चीजों की विशिष्टियों का वर्णन करना पड़ेगा, ताकि जिस व्यक्ति ने मानहानि की है उसको ये तो पता पड़ सके कि मानहानि हुई है तो कैसे हुई है। तो उन विशिष्टियों का वर्णन करना पड़ेगा। ये तो कॉमन बात हुई, ठीक है। तो विशिष्टियों का अर्थ क्या है कि सामने वाले को समझ में तो आए। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने भाई मानहानि कर दी, तो आप पूछोगे नहीं कि भाई कैसे कर दी। तो कैसे कर दी, तो वो विशिष्टियां बतानी पड़ेंगी, हमें कुछ तरीका बताना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से करिए आपने, फलानी जगह आपने ये कहा था, 4 लोग खड़े थे और आप ऐसे ऐसा पक रहे थे, वो हमारी मानहानि हो गई। इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा ना, तो वो विशिष्टियों का वर्णन करना पड़ेगा। चौथा कहता है, उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। इसमें ए लिखा है, पहला, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य का राज्यपाल है या रहा है, या किसी राज्य की सरकार का मंत्री है या रहा है, उस राज्य की सरकार की
ये कह रहा है कि भाई राज्यपाल की दशा में तो स्वाभाविक सी बात है, अगर राज्य का कोई मंत्री है या राज्यपाल, कौन है, राज्यपाल है या कौन है, राज्य का कोई मंत्री है, राज्य का कोई मंत्री आदि है, कोई है राज्य का मंत्री आदि, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है, राज्य का मंत्री है या फिर राज्यपाल है, मंत्री है, उस राज्य की सरकार, तो किसकी अनुमति, कुल मिला के अनुमति राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार मतलब राज्य सरकार, जो भी स्टेट, क्योंकि राज्य तो कई है, जो भी राज्य होगा तो जिस राज्य की बात है उस राज्य की सरकार। दूसरा कहता है बी, किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में उस राज्य सरकार, तो ये कह रहा है राज्य के क्रियाकलापों में नियोजित कोई लोक सेवक हो सकता है, लोक सेवक, कौन सा लोक सेवक, जो राज्य का है, राज्य के कामकाज करता है ऐसा कोई लोक सेवक, उसमें भी किसकी अनुमति, राज्य, यहाँ भी राज्य, एक ही शब्द लिखेंगे राज्य। अगला कहता है किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा अन्य मामलों में, अन्य मामले मतलब राज्य की बात खत्म हो गई तो फिर कौन से बचते हैं, फिर केंद्र के ही बचते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं उनके बचते हैं, तो अन्य मामलों में किसकी अनुमति, केंद्र की, केंद्र की अनुमति, मतलब ये केंद्र और राज्य की बात है कुल मिला के, अगर केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र सरकार की अनुमति, और राज्य सरकार का अगर मामला है तो राज्य सरकार की अनुमति से ही परिवाद दाखिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो बस आपको याद रखना है केंद्र और राज्य की अनुमति से ही क्या किया जाएगा, परिवाद दाखिल किया जाएगा, इनकी अनुमति से, कैसे, अनुमति से ही परिवाद दाखिल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, परिवाद, मतलब ये लोग कहेंगे कि भी परिवाद दाखिल करो तब जाके लोक अभियोजक क्या करेगा, परिवाद दाखिल करेगा। तो किनकी अनुमति से करता, अपनी मर्जी से नहीं करता, वो जब राज्य सरकार उसे कहती है या फिर उसे केंद्र सरकार कहता है, जैसी भी स्थिति हो, है ना, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी मामला हो, तो जब केंद्र और राज्य सरकार उससे कहते हैं तभी वो जाकर के न्यायालय में क्या करता है, परिवाद दाखिल करता है। कहाँ करता है, सेशन न्यायालय में, डायरेक्ट सेशन न्यायालय में जाकर परिवाद दाखिल करता है। पांचवा देखिए क्या कहता है, कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 माह के अंदर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभी कथित है, तो ये 6 माह की, ये भी पूछी जाती है 6 माह, क्योंकि मानहानि वाले मामले हैं। ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय जो भी है किसी मामले का परिवाद कभी तभी ग्रहण करेगा जब जो अपराध हुआ है, मानहानि जो हुई है आपकी, जो अपराध हुआ है, तो मानहानि हुई, अपराध हुआ है, अपराध कहते हैं, तो जो अपराध हुआ है वो अपराध की तारीख से कितने समय के भीतर, 6 माह के भीतर, आपको कितने माह के भीतर परिवाद दाखिल करना पड़ेगा, जो अपराध हुआ है यानी कि जो मानहानि हुई है उस घटना के 6 माह के भीतर आपको परिवाद, मतलब लोक अभियोजक जो है उसको परिवाद दाखिल करना पड़ेगा, तभी सेशन न्यायालय मामले का परिवाद ग्रहण करेगा, अन्यथा वो परिवाद को ग्रहण नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये लिमिटेशन है कि ये मानहानि वाले मामले हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल की है, उसमें लिमिटेशन कितनी है, 6 माह की है, 6 माह के भीतर ही लोक सेवक, लोक अभियोजक को क्या करना पड़ेगा, परिवाद दाखिल करना पड़ेगा, तभी सेशन न्यायालय मामले का परिवाद ग्रहण करेगा, अन्यथा वो मामले का परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, याद रखना, इसको भी पूछा जाता है, ठीक है। छठवा देखिए, इस धारा में की कोई बात, इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभी कथित है, उस अपराध की बाबत अधिकारता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये स्पष्ट कर दिया कि भैया सेशन न्यायालय अगर मजिस्ट्रेट परिवाद लेता है वो तो ठीक है, लेकिन जो भी मजिस्ट्रेट परिवाद लेने के लिए सक्षम है उनकी शक्ति पर यह धारा कोई प्रभाव नहीं डालती। ये धारा क्या नहीं करती, प्रभाव नहीं डालती, मतलब उनके अधिकारों को समाप्त नहीं करती। ये कहता है कि भैया यहाँ सेशन न्यायालय ले लेगा तो अन्य न्यायालयों की अधिकारता समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। उन न्यायालयों की कोई अधिकारता पर ये धारा, कोई ये जो धारा है कोई प्रभाव नहीं डालती, मतलब उनके अधिकार जो है ज्यों की त्यों बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पुण्य लिख दिया ऊपर तो इन लोगों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके अधिकार क्या है, जहाँ की तहाँ बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अध्याय बदल जाता है, अध्याय आता है 15। देखिए ये कौन सा अध्याय है, अध्याय 15, इसको देखिए। सॉरी, अध्याय 15 है, अध्याय 15, अध्याय 15 है मजिस्ट्रेटों से परिवाद। ये कौन से, अब मजिस्ट्रेटों से परिवाद के बारे में है। ये अध्याय का नाम क्या है, मजिस्ट्रेटों से परिवाद।
परिवादी सबसे परिवाद की अभी प्रक्रिया बताएं कि भी कैसे परिवाद होगा। आप अभी आपने कहा कौन परिवाद कर सकता है, अभी तो उन्होंने पढ़ा कि कौन कर सकता है, अब ये कह रहे मजिस्ट्रेटों से परिवाद हो रहा है, तो भाई क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे होगा, है ना, वो प्रोसीजर है। अब देखिए सेक्शन जो है 200 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब सारे इम्पोर्टेंट ही हैं आपके। परिवादी की परीक्षा, किसकी परीक्षा, परिवादी, ये इंपॉर्टेंट है, परिवादी की परीक्षा। मजिस्ट्रेट इनकी परीक्षा लेगा, परीक्षा का मतलब कंपटीशन आप वाली परीक्षा नहीं है, इससे पूछताछ करेगा, वो वाली परीक्षा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इनकी परीक्षा लेगा। देखिए ये कहता है, परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हो तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लिखित किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप परिवाद करते हैं, मान लो हम परिवाद कर रहे हैं, हम परिवादी हैं, हमें परिवाद करने, तो सबसे पहले जो हम मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन लेके पहुंचे, परिवाद करने पहुंचे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले ये कहता है कि मजिस्ट्रेट हमारी खुद ही की परीक्षा करेगा। किसकी परीक्षा करेगा, जो कंप्लेंट है, शिकायत करता है उसकी परीक्षा करेगा, या उसके साथ कोई साक्षी है, एविडेंस वाला व्यक्ति है, कोई साक्षी है, तो वो साक्षी है तो उसकी भी परीक्षा करेगा। कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करेगा, शपथ पर, याद रखना है, शपथ पर क्या करेगा, वो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा, शपथ पर उसकी परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लिखित करेगा। शपथ पर क्या करेगा, उसकी परीक्षा करेगा और क्या करेगा, जो भी सारांश है उसका शपथ का, वो सारांश लिखेगा और सारांश तो क्या करेंगे, दोनों परिवादी और साक्षी है तो साक्षी और मजिस्ट्रेट ये क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई परिवाद करता है कोई व्यक्ति, सबसे पहले मजिस्ट्रेट किसकी परीक्षा करता है, परिवादी की परीक्षा करता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए कि परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जब कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल करता है तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा, न्यायालय सबसे पहले परिवादी की परीक्षा करेगा और अगर उसके साथ कोई साक्षी है तो उसकी भी परीक्षा करेगा। ठीक है, याद रखना है, परिवाद पर जब मामला है तो न्यायालय क्या करेगा, परिवादी की परीक्षा करेगा। परिवादी की परीक्षा क्यों करेगा, इसीलिए करेगा कि जी भैया शिकायत जो कर रहा है ये व्यक्ति, जो झूठी कर रहा है कि सही कर रहा है। अगर इसकी परीक्षा नहीं करेगा तो कैसे पता पड़ेगा कि जो शिकायत कर रहा है, जो परिवाद कर रहा है, जो झूठा है कि सच्चा है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं सच्चा है तो शपथ पर परीक्षा करेगा। ये क्या कह रहा है, शपथ पर, ध्यान रखना। परिवाद जब किया जाता है तो मजिस्ट्रेट कैसे परीक्षा करेगा, शपथ पे के साथ उसकी परीक्षा करेगा। शपथ पत्र ले लेगा इनसे कि भैया जो आप परिवाद कर रहे हैं, भैया शपथ पत्र में लिख दिया जाता है कि भैया जो मैं कथन कर रहा हूँ सत्य है मेरी जानकारी से, अगर झूठे पाए जाते हैं तो न्यायालय जो उचित कार्रवाई हो मेरे खिलाफ कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी सारांश इसने लिखा है उसका सारांश न्यायालय लिख लेगा, उस पर परिवादी, साक्षी है तो साक्षी, अगर हर मामले में तो साक्षी होता नहीं, अगर होगा तो साक्षी भी, और न्यायाधीश जो है उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देगा। परंतु कहता है, परंतु जब परिवाद लिखित किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। ये क्या कह रहा है, ये मौखिक तरीके का परीक्षण हो, जब आप गए और सीधा शिकायत किया उसके मामले में कह रहा है ये। अब परंतु क्या कहता है, परंतु भी ध्यान रखिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। परंतु कहता है परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, लिख कर किया जाता है, लिख कर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है, कैसे किया जाता है, जब परिवाद लिख कर किया जाता है तो साक्षियों, परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है मजिस्ट्रेट के लिए। मजिस्ट्रेट के लिए अगर कोई परिवादी लिखकर परिवाद करता है, लिखकर लिखित में कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस परिवादी और साक्षी की परीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर लिखित में किया है तो क्या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो अगर लिखकर किया है तो मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षी को, जो वो परिवादी है और जो साक्षी है उसकी परीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। मजिस्ट्रेट फिर उनकी परीक्षा वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ए है, यदि परिवादी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाला या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है। ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन बताई गई है कि कब नहीं करेगा न्यायालय उनकी परीक्षा, कब नहीं करेगा। ये नीचे परिस्थिति बताई गई है कि यदि परिवादी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या अन्य न्यायालय द्वारा, तो ये कह रहा है कि किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है। कुल मिला के लोक सेवक, कोई लोक सेवक करता है परिवार, है ना, अपने पदीय अनुक्रम में करता है, या अन्य न्यायालय द्वारा, किसी द्वारा या अन्य न्यायालय द्वारा, अन्य न्यायालय। ये कई मैटर होते हैं जब लोक सेवक भी करते हैं, न्यायालय में जाके परिवाद करते हैं। तो अब लोक सेवकों की वगैरह है, इन्होंने लिखकर परिवाद किया है, लोक सेवक वगैरह है, तो इनकी जो परीक्षा है
लिखित में इनकी परीक्षा करने की आवश्यकता न्यायालय को नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई लोक सेवक है या अन्य कोई न्यायालय है जो इस न्यायालय के समक्ष आकर परिवाद करा, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो परिवाद करना पड़ते हैं, कोई मैटर होगा तो करना पड़ेंगे, तो ये परिवाद वगैरह करते हैं तो इनकी जो है क्या नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट इनकी परीक्षा आदि नहीं करेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, लोग कर्तव्य में कर रहे हैं, अपने निजी तो कर नहीं रहे, तो कोई घटना जो भी हुई होगी वो सत्य होगी, है ना। इस तरीके से अगर करते हैं तो ये इनके, जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं वो तो परिवाद पर ही मामला लाते हैं, अब बुलाएंगे तो उनकी थोड़ी ना परीक्षा करोगे कि भैया सही है कि गलत है। जब वो परिवाद करते हैं तो न्यायालय क्या करेगा, उनकी बगैर परीक्षा किए उनका मामले को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। दूसरा कहता है यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारणा के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, ये कह रहा है 192 के अधीन हवाले कर देता है, मतलब ये मजिस्ट्रेट ने, इस मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट है, ये जो मजिस्ट्रेट रेफर कर रहा है कुल मिला के, ये जांच और विचारणा के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अगर हवाले करता है तो भी ये क्या नहीं करेगा, उनकी परीक्षा आदि नहीं करेगा। परंतु और लिखा है इसमें, एक और परंतु, परंतु और मतलब सेकंड परंतु और भी तीसरा परंतु। देखिए परंतु और की यदि मजिस्ट्रेट परिवाद या साक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उसकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। ये कह रहा है कि अगर रेफर होके आया हो कोई मजिस्ट्रेट ने पहली परीक्षा कर ली है तो जो दूसरा मजिस्ट्रेट जो 192 के तहत जिसको मामला भेजा गया था, जरूरी नहीं कि वो दोबारा से फिर उनकी परीक्षा करे, तो जो दूसरा मजिस्ट्रेट है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो उनकी फिर से परीक्षा करे, तो उनको फिर से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मतलब उसका वैसे जरूरी नहीं है। हाँ अगर चाहता है तो कर सकता है, ये तो आप जानते मजिस्ट्रेट न्यायालय अगर वो दोबारा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कोई जरूरत इसकी नहीं है, मतलब अगर वो नहीं करता है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई बड़ी अशुद्धि हो जाएगी, गलती हो जाएगी, पहले जो न्यायालय ने कमिट किया था मामला उसने ही उसकी परीक्षा कर ली थी, तो दोबारा वाला न्यायालय इसकी परीक्षा वगैरह करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 201 क्या कहता है, सेक्शन 201 कहता है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। ये कौन सा मजिस्ट्रेट है, सक्षम नहीं है, क्या करने में सक्षम नहीं है, मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, या कह लीजिए मामले का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, क्या करने के लिए, संज्ञान। ये मजिस्ट्रेट साहब को पावर ही नहीं है तो ये क्या करेंगे, है ना। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए पहला इसमें कहता है यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब आप ऐसे न्यायालय में पहुंच गए जहां उसको अधिकारता ही नहीं है, तो वो न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा। देखिए इसमें दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन कहता है यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के साथ पृष्ठांकन सहित लौटा देगा। ये कंडीशन कब है, जब लिखित है। परिवाद कैसा है, लिखित, तो लिखित अकेला लिख रहे हैं। परिवाद कैसे किया गया है, लिखित। अगर आपने परिवाद लिखित में किया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पृष्ठांकन सहित उसे कहा, जो भी सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय है उसको, उसके पास इनको भेज देगा, लौटा देगा मतलब इनको भेज देगा कि फलाना न्यायालय जो है सक्षम न्यायालय, आप उनके पास जाइए। पृष्ठांकन सहित का मतलब है उस पर हस्ताक्षर करेगा, ऐसे ऐसे हस्ताक्षर बना देगा अपने कि फलाने न्यायालय में जाने के लिए ना आदेश दिया जाता है, जाइए, तो आदेश देगा, एक आदेश देगा, लिख देगा कि आप फलाने न्यायालय में जाकर के अपना मामला प्रस्तुत करें। तो इनको क्या करेगा, लौटा देगा, अपना पृष्ठांकन लगाएगा, सील भी लगाएगा, अपने अपना हस्ताक्षर करेगा और इनसे कहेगा, तब लिखित होगा तो इनसे कहेगा कि जाइए फलाने न्यायालय में, मेरे को अधिकारता नहीं है, या जो भी सक्षम न्यायालय है उसमें जाकर के आप मामले को दाखिल करें। तो पृष्ठांकन करके क्या कर देगा, उनको सौंप देगा। ठीक है, कब करेगा, जब लिखित है, याद रखना ये लिखित, पहले दोनों पे क्वेश्चन बनता है, तो लिखित में है तो क्या करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये लिखना पड़ेगा पृष्ठांकन के तहत, तो जो न्यायालय है उसके, जो सक्षम न्यायालय कुल मिला के उसके पास क्या कर देगा, उसके पास इनको भेज देगा, लौटा देगा मामले को, क्या करेगा, मामले को इनको लौटा देगा, भेजेगा नहीं, लौटा देगा, सही शब्द है, सही शब्द है, लौटा देगा। तो पृष्ठांकन के बाद क्या करेगा, इनको लौटा देगा कि भैया जाओ, कहाँ जाओ, जहां मामला आपका बनता है, जो न्यायालय आपका मामला सुन सकता है उस न्यायालय में जाइए। दूसरा क्या कहता है, यदि परिवाद लिखित नहीं है तो परिवादी की को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। ये क्या कह रहा है, अगर लिखित नहीं है, लिखित नहीं है, अगर लिखित नहीं है तो क्या करेगा, तो जो परिवादी उससे कहेगा कि जो भी उचित न्यायालय है उसमें आप जाइए। कौन सा न्यायालय, जो भी आपका मामला ग्रहण कर सकता है उस मामले उस न्यायालय में जाइए। अब दोनों में अंतर क्या हो रहा है,
अंतर पृष्ठांकन का हो रहा है। अगर लिखित है तो उसे पृष्ठांकन करना पड़ेगा, और अगर लिखित नहीं है तो फिर पृष्ठांक, जब लिखित ही नहीं तो पृष्ठांकन क्या करेगा, वो सीधे सीधे कह देगा कि वो जो न्यायालय आपका सक्षम न्यायालय है उस न्यायालय में जाइए। तो अंतर बस इतना सा है इसमें, इन दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है कि अगर लिखित है तो क्या करेगा, लिखित है तो पृष्ठांकित करके लौटा देगा, और लिखित नहीं है तो डायरेक्ट ही लौटा देगा कि जाइए जो भी न्यायालय है और जो भी सक्षम न्यायालय है उस न्यायालय में जाकर के क्या करें, अपना परिवाद दाखिल करें। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अगर लिखित होगा तो उसे पृष्ठांकन करना पड़ेगा, ये मान के चलो साइन करनी पड़ेगी ना, साइन करिए। पृष्ठांकन मतलब क्या, साइन लगा देगा अपनी कि भैया इनके हमारे पास आए थे और हमने इनको मामले को लौटा दिया। और अगर लिखित नहीं है तो डायरेक्ट कहेगा कि फलाने न्यायालय में जाइए आप, जहां आपका जो न्यायालय मामला सुन सकता हो उस न्यायालय में जाइए, ठीक है। इसके बाद आता है 202, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। मुलतवी मतलब स्थगित करना, रोकना। देखिए सेक्शन 202 कि आदेशिकाओं का मुलतवी किया जाना है। आदेशिका जो न्यायालय द्वारा आदेश वगैरह दिए जाते हैं उनका मुलतवी किया जाना है, यानी रोकना, आदेशों का रोकने से संबंधित है 202। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान पर रह रहा है जो उसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है, और यह निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण के लिए किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई मामले, कोई मजिस्ट्रेट है जो अपराध का परिवाद प्राप्त किया, जिसने दो ही बातें हैं ना इसमें, परिवाद हुआ है या उसको कमिट किया गया है 192 के तहत कोई मामला, उस मामले का वो क्या कर रहा है, संज्ञान दे रहा है, और जो अभियुक्त है उसकी स्थानीय अधिकारिता में नहीं है। अभियुक्त कौन, जिसने अपराध किया है, अभियुक्त जो है उसकी अधिकार क्षेत्रता में नहीं रहता है। मतलब परिवाद तो इनके ए न्यायालय में किया है, लेकिन अभियुक्त जो उसको लगता है कि बी न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में रहता है ना, या उनको कमिट करके मामला भेजा गया है। तो ये कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसी स्थिति में अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो तो वो क्या कर सकता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना क्या कर सकता है, मुलतवी, उनको रोक देगा। आदेशिका किसके खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ, उसको जारी किया जाना क्या कर सकता है, मुलतवी कर सकता है, रोक सकता है। आदेशिका किसके खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ वो कोई आदेश पारित नहीं करेगा, क्या करेगा, सबसे पहले कार्रवाई को रोक देगा। किस लिए रोक देगा, ताकि वो ये पता कर सके भैया कि उसकी अधिकार क्षेत्रता में बाकी में मामला बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। जब अभियुक्ति नहीं है तो वो उसको कंफर्म करने के लिए मामले को कुछ समय के लिए रोक देगा, और वो चाहे तो उसकी जांच या तो स्वयं कर सकता है, जांच की बात कह रहा है, फिर वो क्या करेगा, जांच कर सकता है, कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण भी चाहे तो अन्वेषण भी करवा सकता है। दोनों बातें हैं। अगर उसको लगता है कि जांच करके मामला समझ में आ गया कि नहीं इनकी अधिकार क्षेत्रता में मामला बन रहा है कि नहीं, कुल मिला के कंफ्यूजन दूर कर लेगा वो अपनी कि मामला उसकी अधिकार क्षेत्रता में आता है नहीं या नहीं आता है, तो या तो वो स्वयं जांच कर लेगा। अगर उसे लगता है कि जांच से काम नहीं चलेगा, इनका तो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, तो वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन जो है अधिकारी से, जो भी पुलिस अधिकारी है उससे इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट हो जाएगी बात की जो मामला है इनकी अधिकार क्षेत्रता में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अधिकार क्षेत्रता में आएगा तो मामले को फिर चालू कर देगा, नहीं आएगा तो खत्म कर देगा। दूसरा देखिए इसमें हाँ परंतु है, इसमें परंतु देखिए, परंतु में देखिए पहला, अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है कि भाई ये शर्त लिखी कि भैया अन्वेषण कब नहीं कराएगा, वो कंडीशन दी है। पहला, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया अनंततः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ये कब नहीं कराएगा अन्वेषण, जब उसे लगता है कि भाई ये सेशन ट्रायल है, उसको लगता है सेशन ट्रायल का मामला है, हमारे अधीन का मामला नहीं, सेशन ट्रायल का मामला है, तो फिर वो अन्वेषण का आदेश नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि फिर अन्वेषण का आदेश अगर देना भी होगा तो कौन देगा, सेशन न्यायालय देगा, है ना। जबकि सेशन ट्रायल है तो कौन फिर देगा अन्वेषण का आदेश, सेशन ही देगा। तो अगर उसको लगता है कि भाई सेशन ट्रायल का मामला है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला, तो इस मामले में वो अन्वेषण का आदेश जारी नहीं करेगा। दूसरा कहता है जहां परिवादी किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की यह उपस्थिति साक्ष्यों की यदि
हो, धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती। ये कह रहा है जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की उपस्थिति, तो ये कह रहा है साक्ष्यों की परीक्षा नहीं हो जाती, कुल मिला के ये कह रहा है, या न्यायालय द्वारा अगर परिवाद नहीं किया गया है तो ऐसे में साक्ष्यों की उपस्थिति के अधीन शपथ पर, साक्ष्यों की काय पे, शपथ पर परीक्षा, मतलब साक्ष्यों की जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद, तो उन मामलों में अगर साक्ष्यों की परीक्षा शपथ पर नहीं कर ली जाती तो उस अवधि तक वो क्या करेगा, अन्वेषण का आदेश जारी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि साक्ष्यों की परीक्षा हो जाएगी तो उससे भी पता पड़ जाएगा कि जो मामला है इनके अधीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। परंतु दूसरा देखिए, इसमें इसी में मिटा लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्ष्यों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। ये कह रहा है फिर ये मजिस्ट्रेट ठीक समझते हैं तो क्या कर सकते हैं, साक्ष्यों की कह रहा है, साक्षी कहाँ गया, कौन सा क्लॉज पड़ा है, दूसरा। मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्ष्यों की क्या कर सकता है, शपथ पर परीक्षा कर सकता है। ये तो आप जानते हैं, अगर मजिस्ट्रेट को आपको ठीक लगता है तो साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा कर सकते हैं। परंतु लिखा है, इसमें भी एक परंतु है, इसमें भी परंतु है, इसमें भी एक परंतु दिया है। यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया है अनंततः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश किए जाने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना है इसको, ये परीक्षा में आता है कि अगर जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला कैसा है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, उसको लग रहा है कि ये सेशन ट्रायल है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो याद रखना है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों की पेश करने की अपेक्षा करेगा। क्या करेगा, साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी परीक्षा, शपथ पर परीक्षा करेगा। किनकी परीक्षा करेगा, याद रखेंगे, साक्ष्यों की, ये याद रखना है, शपथ पर क्या करेगा, परीक्षा करेगा। ये याद रखना है, परीक्षा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। उसे लग रहा है कि सेशन ट्रायल है तो क्या करेगा, साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा करेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि कमिट करके तो इन्हें मामला भेजना है। कि ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि शपथ पर जब साक्ष्यों की परीक्षा होगी तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब जो मामला है वो सेशन न्यायालय का है कि नहीं है। अगर कंफर्म बिल्कुल हो जाएगा तो फिर वो मामले को परीक्षा करने के बाद कहाँ भेज दिया जाएगा, सेशन न्यायालय में रेफर कर दिया जाएगा। तो जो मजिस्ट्रेट होता है, जो सेशन, उसको लगता है कि जो सेशन ट्रायल है, तो ऐसा नहीं कि सीधा उठा के अगर लगा कि भैया जो मामला सेशन ट्रायल है तो उठा के फेंक देगा कि भैया जाओ सेशन न्यायालय चले जाओ या सेशन न्यायालय को रेफर करे। ऐसा नहीं होता, वो क्या करेगा, साक्ष्यों की परीक्षा करता है। कैसे, शपथ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो साक्ष्यों की क्या करता है, वो शपथ पर परीक्षा करता है। उसके बाद मामला कहाँ चला जाता है, फिर सेशन न्यायालय चला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अब सेशन न्यायालय जब परीक्षा करेगा, फिर उसको पता पड़ा परीक्षा करने के बाद भैया तो ये तो हमारा ट्रायल नहीं, मजिस्ट्रेट का ट्रायल है, तो फिर वो नीचे भेजाएगा क्या। इसीलिए ये पहले चेक वगैरह यही हो जाएगा। परीक्षा का मतलब यही चेक वगैरह कर लेगा, वो देख लेगा, इनकी परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगा ना कि भाई मामला सेशन ट्रायल बन रहा है। तो मामला बन रहा है तो वो आगे जाके मामला कमिट होकर के इनके पास पहुंच जाएगा। तीसरा देखिए इसका, तीसरा कहता है यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने की वारसाधन अधिकारी को संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी। अच्छा ठीक है ना, यही पढ़ रहे थे, तीसरा ही है। हाँ तीसरा यही है। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति यदि अन्वेषण के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी की इस संहिता के द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां। ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा अन्वेषण तो आप जानते हैं कौन करता है, अन्वेषण कौन कर सकता है, अन्वेषण तो साधारणतः तो पुलिस अधिकारी करते हैं या फिर न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है। ये तो आप जानते ही हैं। तो मान लीजिए कि इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन है कि ये न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति है जो अन्वेषण कर रहा है, तो उस मामले में ये कह रहा है कि उस मामले में उस जो अन्य व्यक्ति है उसको क्या शक्ति होगी, उसको जो पुलिस अधिकारी की समस्त शक्तियां होंगी, बस वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो अगर गिरफ्तार करना चाहे तो उसे न्यायालय से वारंट लेना पड़ेगा तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। बाकी जो पुलिस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन की जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है सिवाय बगैर वारंट के गिरफ्तारी को छोड़ के। ठीक है, तो अगर वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसे करना है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, फिर न्यायालय से वारंट आदि लेना
पड़ेगा। चौथा नहीं है इसमें। उसके बाद है आपका 203। देखिए सेक्शन 203 इसका लास्ट सेक्शन है। 203 कहता है परिवाद का खारिज किया जाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें सेक्शन। ये क्या है? परिवाद का खारिज किया जाना। कितने में है? 203 में। परिवाद का खारिज, तो परिवाद का खारिज किया जाना कितने में दिया गया है? 203 में दिया है। सेक्शन याद रखना है आपको, पूछा जाता है कि परिवाद का खारिज किया जाना किस सेक्शन में, कब खारिज करेंगे। तो दिमाग लगाई, सिंपल सी बात है, जब मामला नहीं बनेगा तो खारिज कर देंगे। ये लिखा है यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन यदि कोई हो और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई हो परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट यह राय कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों का संक्षेप में अभिलिखित करेगा। सीधा सा बात है। तो इसमें हेडिंग ही याद करना है। क्या बात है कि भाई जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है, जो ऊपर उसने क्या किया था, ऊपर उसने साक्ष्यों की परीक्षा की या फिर उसने अन्वेषण कराया या जांच कराई, जैसी भी स्थिति हो, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकला कि कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है, तो वो परिवाद को क्या कर देगा? खारिज करेगा। वो खारिज जब वो करेगा तो कारण लिखित करेगा। क्या करेगा? वो कारण लिखेगा कि किन कारणों से वो परिवाद को खारिज कर रहा है, तो वो कारण को लिखित तो उसे करना ही पड़ेगा। तो वो कारण लिख देगा कि मामला बनता प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वो जो भी कारण उचित समझता है उन कारणों से वो क्या कर सकता है? परिवाद को खारिज कर सकता है। खारिज कब करेगा? जब उसे लगता है कि कोई मामला ही नहीं बन रहा है, आपने कंप्लेन किया, कोई मामला बनता है नहीं, तो क्या करेगा? उस परिवाद को खारिज कर देगा। ठीक है, ये यहाँ तक ही था आज। उसके बाद अध्याय 16 है, ये अपन सोमवार को देखेंगे। ठीक है, अध्याय 16 सोमवार को। चलिए बस इतना ही रहने दीजिए।